हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इकोनॉमिक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। ना इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम जानेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ना वी नोज वेरी वेल हमारा इंडियन इकनॉमी एक रूरल इकनॉमी है। ओके, ना रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज़। ओके, इससे क्या हो जाएगा, पीपल की लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी और पॉवर्टी लाइन कम हो जाएगी ना। एज पर सेंसस 2011 83.25 करोड़ मतलब 68.8% टोटल पॉपुलेशन हमारा रूरल एरियाज़ में रहता है ना। वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के हिसाब से जानेंगे तो रूरल डेवलपमेंट एक ऐसी स्ट्रेटजी डिज़ाइन करता है, प्लान करता है, ताकि जो रूरल एरियाज़ में जो पुअर हैं उनकी इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ इम्प्रूव हो सके। प्लस वो ऐसी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है ताकि जो बहुत पुअर हैं उनकी लाइफ गुजर बसर हो सके, मतलब उनको इनकम सोर्सेस मिल सके। ओके, अब इसमें कौन से ग्रुप इंक्लूड होते हैं, तो इसमें होते हैं स्मॉल स्केल फार्मर्स, टेनेंट एंड लैंडलेस, मतलब जिसके पास लैंड नहीं है। ओके, ना रूरल ऑक्यूपेशन की बात करें तो रूरल ऑक्यूपेशन का जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। तो पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड थर्ड है सर्विस सेक्टर। नाउ एग्रीकल्चर सेक्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एलाइड सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है स्मॉल, मार्जिनल एंड लार्ज फार्मर्स, एंड एलाइड सेक्टर्स में आता है प्लांटेशन, फॉरेस्ट्री, फिशरी, डेयरी एंड हॉर्टिकल्चर। ना इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे रॉ मटेरियल में प्रोसेस होकर फिनिश गुड बनता है, और ये फिनिश गुड कहाँ बनता है, इन द फैक्ट्रीज। ओके, नाउ ये फर्दर क्लासिफाइड है इनटू स्मॉल स्केल, कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्री। ओके, नाउ सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर मतलब जो हमको सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो सर्विस सेक्टर में आता है। अब उसको टर्शरी सेक्टर भी कहा गया है। ओके, नाउ ये सर्विस हम किसको प्रोवाइड करते हैं, टू द बिजनेसमैन एंड फाइनल कंज्यूमर। ओके, तो अब इसमें कौन कौन सी सर्विस आती है, तो इसमें आती है अकाउंटिंग सर्विस, ट्रेडमैनशिप जो इंक्लूड होता है मैकेनिक एंड प्लम्बर सर्विस, ओके, कंप्यूटर सर्विस, रेस्टोरेंट, टूरिज्म एक्सेट्रा। नाउ ये सेक्टर फर्दर क्लासिफाइड होता है इनटू ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स में कौन आता है, होलसेलर एंड रिटेलर। प्लस इंक्लूड होता है ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल पर्सन। ओके, नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज़ डिज़ाइन किए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज़। अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान होगा तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा और रूरल एरिया डेवलप होगा। ओके, ना अभी सिग्निफिकेंस की बात करें, मतलब इम्पोर्टेंस की बात करें इन इंडिया फॉर द रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, तो इसमें सबसे पहले आता है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। मतलब अगर प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर एंड हेल्थ फैसिलिटी रहेगी तो ऑटोमेटिकली रूरल एरियाज़ में पीपल की लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, नाउ लिटरेसी रेट की बात करें तो अगर प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटी रहेगी तो ऑटोमेटिकली रूरल एरिया डेवलप हो जाएगा ना। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, मतलब अगर वुमेन को एम्पावरमेंट दिया जाए तो जेंडर डिस्पैरिटी वो कम हो जाएगा और वुमेन एंकरेज हो जाएगी टू पार्टिसिपेट फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, ना एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को रूरल एरियाज़ में एनफोर्स करना है ताकि जो सोशली डिसएडवांटेज काफ़ी सारे गलत काम होते हैं वो कम हो जाएंगे ना। लैंड रिफॉर्म्स, मतलब लैंड रिफॉर्म्स में भी लैंड के अंदर भी बहुत सारे लॉज में चेंजेस करने हैं ताकि जो फार्मर्स की जो टेनेंसी राइट है वो प्रोटेक्ट हो सके और इनइक्वालिटी कम हो सके ना। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी ज़रूरी है, तो इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देनी चाहिए रूरल एरियाज़ में, तो इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्टिविटी एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़। ओके, now apart from that अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, मतलब प्रॉपर
क्रेडिट सोसाइटी, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स प्रोवाइड करना चाहिए ताकि फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटी मिल सके। इरेडक्शन ऑफ पॉवर्टी, अगर रूरल एरियाज डेवलप होगा तो पीपल अच्छे से इनकम कमा सकते हैं और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो जाएगी और इससे पॉवर्टी कम हो जाएगी। ओके, नाउ एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करें तो एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर फाइनेंस। उससे क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ होगा। ओके, तो अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ होगा तो पीपल को इनकम पीपल इनकम प्रोवाइड करेगा, मतलब पीपल को इनकम मिलेगा और पीपल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। ओके, और उससे रूरल एरिया डेवलप होगा। अब ये जो पॉलिसी है वो टाइम टू टाइम इम्प्रूव होती रहती है। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन की बात करें फॉर द एग्रीकल्चर क्रेडिट तो वो डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो टेन्योर में आता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, एंड पर्पस में आता है प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। ओके, तो शॉर्ट टर्म की बात करें, मतलब शॉर्ट टर्म मतलब ऐसा क्रेडिट जो 2 साल के ऊपर नहीं रहता। अब ये जो लोन है वो किस पर्पस के लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है फॉर द परचेज ऑफ फर्टिलाइज़र, हाई यील्ड वैरायटी मतलब अच्छी क्वालिटी के सीड परचेज करने के लिए, एंड रिलीजियस एंड सोशल सेरेमनीज़ के लिए। ओके, ना मीडियम टर्म एक ऐसा लोन है जो 5 साल के ऊपर नहीं होता है। अब ये किस चीज़ के लिए दिया जाता है, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, बाइंग कैटल और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, डिगिंग अप ऑफ अ कैनल एक्सेट्रा। ना लॉन्ग टर्म क्रेडिट की बात करें तो ये जो लोन है वो 5 साल के ऊपर होता है और ये जनरली दिया जाता है टू बाई ट्रैक्टर, मेकिंग परमानेंट इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड एक्सेट्रा। ओके, ना पर्पस की बात करें तो पर्पस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक प्रोडक्टिव और दूसरा है अनप्रोडक्टिव। ना प्रोडक्टिव लोन मतलब ऐसा लोन जो प्रोडक्शन पर्पस के लिए दिया जाता है फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो अभी इसमें क्या आ जाएगा, इनके पर्पस क्या रहते हैं, फॉर द परचेस ऑफ ट्रैक्टर, फॉर द परचेस ऑफ लैंड, फॉर द परचेस ऑफ सीड्स एक्सेट्रा। एंड अनप्रोडक्टिव मतलब ये पर्सनल लोन कहा जाता है, ये दिया जाता है फॉर द पर्सनल कंजम्पशन। जिसके एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे तो ये दिया जाता है लोन फॉर मैरिज एक्सपेंसेस, रिलीजियस सेरेमनीज एक्सेट्रा। ओके, नाउ सोर्सेज के बारे में जानेंगे एग्रीकल्चर क्रेडिट के। तो 2 सोर्सेज हैं, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में जानेंगे तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज 40% से भी ज़्यादा क्रेडिट इंडिया में नॉन इंस्टीट्यूशन से सोर्सेज से लिया जाता है। अब ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। ओके, अब इसमें आता है मनी लेंडर्स। तो मनी लेंडर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, प्लस जो फार्मर्स की जो लैंड है वो अपने पास मॉर्गेज रखता है, मतलब जब तक फार्मर लोन कंप्लीट नहीं कर देता, दे नहीं देता, तब तक वो लैंड उसके पास ही रहेगा। ओके, ना प्राइवेट सोर्सेज की बात करें तो उसमें आ जाएंगे आपके रिलेटिव्स, कभी लोन देते हैं, कभी फ्रेंड्स लोन देते हैं, है ना, और दूसरे हैं ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड्स, कमीशन एजेंट, तो ये सारे आ जाते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में। नाउ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो हैं फार्मर्स को टाइम टू टाइम और एडिक्वेट क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इम्प्रूव हो सके। ओके, नाउ इसमें आते हैं स्मॉल, मार्जिनल एंड वीकर सेक्शंस ऑफ फार्मर्स। ओके, नाउ फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो उसमें सबसे पहले हैं नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब नाबार्ड कभी इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो इस्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1980 विद अ पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मतलब जब इस्टेब्लिश होते हैं तभी हमको कुछ पैसे
निकालने होते हैं फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, तो वो टाइम पे उनका पेड अप कैपिटल था 100 करोड़। ओके ना, इसमें 50-50% का कंट्रीब्यूशन था किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अब इसका मेन मोटिव क्या था, तो इसका मेन मोटिव था कि एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री और विलेज इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट्स जो भी है उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना। ओके अब ये जो पेड अप कैपिटल था 100 करोड़ का, वो 31 मार्च 2018 में बढ़ के हो गया 10,580 करोड़। ओके नाउ आज की बात करें तो नाबार्ड इज़ फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी हिस्सा नहीं है। ओके नाउ नेक्स्ट जानेंगे रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। ओके नाउ रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ओके नाउ शॉर्ट टर्म क्रेडिट की बात करें तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है फॉर द शॉर्ट पीरियड के लिए। ओके और ये 3 स्टार स्ट्रक्चर्स में है, मतलब ये डिवाइडेड होता है इनटू 3 कैटेगरीज। तो पहले आता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी PACS, दूसरा आता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स DCCB एंड थर्ड आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक SCB। ओके नाउ लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, कोऑपरेटिव्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव लॉन्ग पीरियड के लिए हमको क्रेडिट प्रोवाइड करता है। अब ये डिवाइडेड है इनटू 2 लेवल्स। तो फर्स्ट है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, मतलब ये बैंक ऑपरेट होता है विलेज लेवल पे और इसके इंडिपेंडेंट यूनिट होते हैं। और दूसरा है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक जो ऑपरेट होता है स्टेट लेवल पे और उसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं इन द डिफरेंट विलेजेस। नाउ नेक्स्ट कमर्शियल बैंक की बात करें CBS की, तो इसकी कमर्शियल बैंक भी रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करता है, प्लस उसके खुद के ब्रांचेस होते हैं इन द रूरल एरियाज। नाउ नेक्स्ट जानेंगे रीजनल रूरल बैंक RRBs। तो RRB एस्टेब्लिश हुआ था अंडर द RRB एक्ट 1976 में। ओके RRB इज़ नथिंग बट इट इज़ वन ऑफ द कमर्शियल बैंक, मतलब एक तरह का कमर्शियल बैंक ही है जो मॉडर्न लुक में हमको दिखाई देता है, प्लस उसके जो डिसिप्लिन रहते हैं, मतलब प्रोफेशनल पर्सन रहते हैं, तो हर एक चीज़ प्रॉपरली मेंटेन होती है। नाउ नेक्स्ट इज़ अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFIS। अब MFIS भी रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करता है, पर यहाँ पर क्या होता है, जो बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करता है वो नॉमिनल इंटरेस्ट चार्ज करता है फॉर द रूरल क्रेडिट। पर जो स्मॉल फार्मर्स रहते हैं तो गवर्नमेंट की जो लॉन्ग प्रोसीजर्स होती है उससे वो उनको समझ में नहीं आती है, तो फार्मर्स कहाँ पर जाते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब NGOs में। अब NGOs में फॉर्मेलिटीज़ कम होती है और इजीली उनको लोन प्रोवाइड होता है। ओके सो these all are the concepts for the chapter number 5। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया रहेगा। वेरी इजी टॉपिक। सिर्फ ये चैप्टर में हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से स्टेप्स लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।